नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी ग्राम पर। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। विभिन्न आलोचकों और इतिहासकारों की दृष्टि से काल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकर के काल विभाजन को लेकर के कि किस कालखंड का की समय सीमा क्या है, और नामकरण को लेकर भी आप जानते होंगे कि काफ़ी विवाद है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखेंगे आज जो अभी तक के काल विभाजन में सबसे रिलेवेंट है हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में, शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। क्योंकि ये जो है सबसे सर्वमान्य इतिहास ग्रंथ है अभी तक, और कोई भी आलोचक, कोई भी इतिहासकार, कोई भी परीक्षा हो, सब में इसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुक्ल जी का किया गया काल विभाजन देखते हैं। देखिए, इन्होंने नामकरण भी किया है काल विभाजन के साथ साथ। आदिकाल जो है हमारा, आदिकाल जिसे हम कहते हैं, इसको जो शुक्ल जी वीरगाथा काल कहते हैं। आदिकाल को क्या कहते हैं? वीरगाथा काल। और इसकी समय सीमा इन्होंने मानी है संवत 1050 से 1375 तक। ये विक्रमी संवत है, संवत 1050 से 1375। अगर हम इसे ईस्वी सन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से 57 ईयर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि विक्रम संवत हमारा ईस्वी सन से 57 साल आगे चलता है। तो ये लगभग 993 ईस्वी से शुरू हो जाएगा, 993 ईस्वी से शुरू हो जाएगा ये कालखंड हमारा। तो लमसम 1000 ईस्वी से ये कालखंड मान लीजिए शुरुआत है, लगभग 7 साल पीछे जा कर के। और 1375 तक, इसमें से भी 57 हमें कम करना पड़ेगा 75 में से। और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में मैंने देखा है कि जिस पे लाखों व्यूज़ हैं, उसमें आपको ये बातें जो है, या तो उनको शायद पता नहीं होगी, या तो वो बताते नहीं हैं। विक्रमी संवत और ईस्वी सन में जो अंतर है वो आपको नहीं बताएंगे। और इसमें अगर आप इसे ईस्वी सन में लगा करके आ जाएंगे, शुक्ल जी के अनुसार 1050 से 1375 ईस्वी लिखा होगा, तो वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये विक्रम संवत में शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है वो विक्रम संवत में है। और अगला काल जो है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा है? भक्ति काल। और इसका समय माना है 1375 से 1700 तक, संवत 1375 से 1700 तक। और ये भी अगर हम ईस्वी सन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से 57, इसमें से 57 घटाना पड़ेगा हमको। घटा करके जो आएगी संख्या, जैसे 1375 में से 57 घटाएंगे हम, ये 1318 से शुरू होकर के 1318 ईस्वी से शुरू होकर के ये जाएगा आपका 1643 तक, 43 तक ईस्वी सन में भक्ति काल। ठीक है, तो लमसम 1318 से 1300, मोटी मोटा 1300 से 1650 मान लीजिए ऐसे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसे स्वर्ण युग माना जाता है, जॉर्ज गिरियर्सन ने इसे स्वर्ण युग माना है। और इसके बाद अगला कालखंड है हमारा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा है। रीतिकाल का समय क्या है? संवत 1700 से संवत 1900 तक, संवत 1700 से 1900 तक। ये फिर अगर हम उसमें कन्वर्ट करेंगे ईस्वी सन में तो ये हो जाएगा आपका 1643 से 1843 तक ईस्वी में। ठीक है। और आधुनिक काल, अगला कालखंड है आधुनिक काल। आधुनिक काल को शुक्ल जी कहते हैं गद्य काल। क्या नाम दिया है? गद्य काल। संवत 1900 से 1984 तक ये अभी तक माना जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई नई काल सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए ये गद्य काल का समय अब तक मानते हैं आलोचक। ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र वगैरह ने इसमें कुछ उपविभाजन किए हैं, मगर
जो शुक्ल जी के अनुसार माना जाता है, गद्य काल की समय सीमा 1900 के बाद से अब तक मानी जा रही है। शुक्ल जी का एक कथन कालखंड के बारे में और इतिहास लेखन के बारे में बहुत बार बार कोट किया जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। और ये उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन के शुरुआत में ही कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी चाहे जिस देश का साहित्य आप उठा लीजिए, ये वहाँ के जनता की मनोवृत्ति, यानी जैसी उनकी सोच होगी, जैसा उनका विचार होगा, जैसी उनकी पसंद होगी, वैसा ही साहित्य रचा जाता है। उसका संचित प्रतिबिंब होता है, वही रिफ्लेक्ट होता है साहित्य में। जैसा जनता देखती है, सुनती है, वैसा ही साहित्य लिखा और रचा जाता है, बनाया जाता है। तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये बात शुक्ल जी ने कही है हिंदी साहित्य की अपने इतिहास में, और ये आज तक हम इसको देखते हैं कि इसकी रिलेवेंस है। क्योंकि आप देख लीजिए, हम अगर पीछे 25-30 साल 50 साल पीछे जाएं तो ब्लैक एंड वाइट टीवी के ज़माने में लोग एक एक मूवीज़ देखने के साथ साथ 5-5 7-7 मिनट ऐड भी देखते थे हर 10-10 15-15 मिनट के अंतराल पर, और वो 3 घंटे की मूवीज़ 4 घंटे 4.5 घंटे में ख़त्म होती थी। उसके बाद डिश टीवी, कलर टीवी का ज़माना आया जब, तो धीरे धीरे वो एड्स कम होने लगी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे। फिर देखते देखते अब हम देखते हैं कि वेब सीरीज़ वगैरह का चलन हुआ। फिर इसके बाद यूट्यूब वगैरह आया, तो बिना ऐड के भी बहुत सारी मूवीज़ आने लगी कि आपके पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो आपको ऐड नहीं देखनी पड़ेगी। और ऐसे ऐसे करते करते अब, और उसके साथ साथ अब आप देखेंगे कि मूवीज़ का भी टाइम जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अब तो हर चीज़ जो है रील्स में चल रही हैं। आपको देखने को मिल रहा है कि 1 मिनट में, आधे मिनट में, 30 सेकंड 15 सेकंड की वीडियोस लोग देख रहे हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे जनता के चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे साहित्य के रूप में, सिनेमा के रूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। और इसी चीज़ को शुक्ल जी ने आगे कंटिन्यू किया है, कहा है आदि से अंत तक, यानी शुरू से आखिरी तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी जो चीज़ें शुरू हुई, जहाँ से शुरू हुई हैं और जहाँ तक हम उनको एनालाइज कर रहे हैं, वहाँ तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कब, उनको उनके विकास के क्रम में दिखाते हुए उनके जनता के साथ उस साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास या किसी भी साहित्य का इतिहास कहलाता है। चलिए अगला काल विभाजन देख। ये काल विभाजन मिश्र बंधुओं का है। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन शुक्ल जी से पूर्व ही आता है, पहले ही आता है। मैंने इसको जानबूझकर जो है पीछे रखा हुआ है, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने क्या किया, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल और परिवर्तन काल, इन सब कालखंडों में पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर करके काल विभाजन कर दिया है। इसी बात को शुक्ल जी अपने इतिहास ग्रंथ में कोट करते हैं कि हर एक काल को सिर्फ पूर्व उत्तर नाम दे देना ठीक नहीं है, जबकि उसमें कोई अगर विशेष हमें परंपरा, विशेष कोई रीति नहीं दिखाई देती है, तो सिर्फ पूर्व और उत्तर में बांट देना काल विभाजन सही नहीं कहलाएगा। तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन जो है, ये संवत पूर्व प्रारंभिक काल जो शुरू होता है, पूर्व प्रारंभिक काल कहते हैं। 700 से संवत 700 से 1343 तक के कालखंड को ये पूर्व प्रारंभिक काल का नाम देते हैं, और 1344 से 1444 को संवत में है, ये उत्तर प्रारंभिक काल कहते हैं। इसी तरह से माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल 1445 से संवत 1560 तक, और उत्तर माध्यमिक काल 1561 से 1680 संवत तक, ये विक्रमी संवत में है। और इसी तरह से इन्होंने जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, उसे अलंकृत काल नाम दिया है, और पूर्वालंकृत कह दिया है 1681 से 1790 संवत तक,
और उत्तरालंकृत यानी बाद वाले कालखंड को 1791 से 1889 संवत तक को कह दिया है अलंकृत काल। और इसके बाद के 1890 से संवत 1890 से 1924 तक के कालखंड को परिवर्तन काल नाम दिया है, और 1926 से बाद के कालखंड को वर्तमान काल नाम दे दिया है। तो इस तरह के काल विभाजन को तर्कसंगत नहीं मानते हैं शुक्ल जी। इसको इसीलिए मैंने बाद में रखा था कि आप ये देख सकें कि पूर्व मध्य पूर्व उत्तर करके मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है, इसको शुक्ल जी ने किस आधार पर जो है खारिज किया है। आइए अब देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन क्या है। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? संधिकाल, और समय माना है संवत 750 से 1000 तक, संवत 1000 तक। और उसके बाद के कालखंड को, आदिकाल के ही दूसरे कालखंड को ये चारण काल कहते हैं। चारण काल 1000 से 1375 संवत तक, संवत 1000 से संवत 1375 तक। ये देखिए इन्होंने क्या किया है, आदिकाल को दो कालखंडों में दो नाम दे दिए। शुरू वाले कालखंड को संवत 750 से 1000 को संधि काल कहते हैं, और संवत 1000 से 1375 तक के कालखंड को चारण काल कहते हैं। तो आदिकाल के दो नाम कर दिए रामकुमार वर्मा जी ने। और भक्ति काल यहाँ से 1375 से 1700, ये तो शुक्ल जी वाला ही समय सीमा है। जो भक्ति काल की समय सीमा उन्होंने मानी है वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही रीतिकाल की समय सीमा जो है 1700 से 1900, शुक्ल जी का भी यही है। आधुनिक काल का 1900 से अब तक। तो ये जो है हम देखेंगे कि शुक्ल जी के बाद वाले जो आलोचक हैं वो थोड़े बहुत अंतर के साथ शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार करते हैं। जैसे अब वहाँ हमें 1050 से देखने को मिलता है, आदिकाल की शुरुआत जो मिलती है हमें वीरगाथा काल की 1050 से 1375 है। यहाँ 750 से ये 200-300 साल पीछे से इसको मानते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए 693 ईस्वी, यहाँ से ये कालखंड शुरू मानते हैं। आदिकाल की सीमा अगर हम माने तो यहाँ से शुरू मानते हैं ये संधि काल को 693 ईस्वी से। और शुक्ल जी ने माना है 993 से। तो ये अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। और ईस्वी सन और विक्रम संवत का आपको विशेष ध्यान रखना है काल विभाजन पढ़ते हुए। चलिए अगला देखते हैं विभाजन हम। अगला बहुत महत्वपूर्ण विभाजन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है, जो कि आदिकाल की समय सीमा मानते हैं सन 1184 से 1350 ईस्वी तक। क्या मानते हैं? ये ईस्वी सन में इनके इतिहास ग्रंथ में 1184 से 1350 ईस्वी तक है, इसको ध्यान रखिएगा। और पूर्व मध्यकाल की समय सीमा इन्होंने मानी है सन 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। और उत्तर मध्यकाल की सीमा मानी है सन 1600 से 1857 तक, 1857 ईस्वी तक। और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक। ये काल विभाजन जो है गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया है, और इन्होंने ईस्वी सन में किया है। अगला काल विभाजन देखते हैं। अगला काल विभाजन डॉक्टर नगेंद्र का है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो है आदिकाल की समय सीमा मानी है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। ये हो जाएगा आपका 7वीं सदी के मध्य से 650 से 1350 तक, 1350 ईस्वी तक। क्योंकि 7वीं सदी का मध्य मतलब 6 और 7 का मध्य, तो 650 हो जाएगा ये। और ये ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है, मगर एक इसके मध्य शब्द के आधार पर हम कह रहे हैं कि 650 से 1350 हो जाएगा। और इसी तरह से भक्ति काल की सीमा इन्होंने 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक मानी है, यानी ये 1350 से 1650 हो जाएगा। और इसी तरह से रीतिकाल की समय सीमा इन्होंने मानी है 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, यानी 1650 से या 1651 से मानिए इसको जो है। और इसके बाद ये 1850 तक चलेगा, ये ईस्वी की बात हो रही है। और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक, यानी 1850-51 से मान लीजिए
1850-51 से शुरू होकर के ये अब तक माना जा रहा है। इसके भी अलग अलग विभाजन इन्होंने किए हैं, जिसमें आधुनिक काल में इन्होंने पुनर्जागरण काल पहला माना है, जो भारतेंदु काल हम जानते हैं। इसको 1857 से 1900 ईस्वी तक माना है इन्होंने। सन 1857 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु काल को स्वीकार किया है, जो पुनर्जागरण काल नाम देते हैं। और अगला कालखंड मानते हैं आधुनिक काल में जागरण सुधार काल, जो द्विवेदी काल हम जानते हैं, 1900 से 1918 ईस्वी तक। इसको इन्होंने जागरण सुधार काल कहा है, द्विवेदी काल को। इसके बाद तीसरा कालखंड आधुनिक काल में मानते हैं छायावाद काल। ये 1918 से 1938 तक, लगभग 20 वर्षों तक मानते हैं। इसके बाद वाले कालखंड को छायावाद उत्तर काल, जिसमें फिर दो विभाजन है। प्रगति प्रयोग काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने मानी है 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। और उसके बाद वाले कालखंड को जो है 1954 से अब तक को नवलेखन काल मानते हैं। नवलेखन काल, तो ये जो है ये 1954 से अब तक ये नवलेखन काल मानते हैं इसको, डॉक्टर नगेंद्र। इस वीडियो में जो है हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, आलोचक हैं, उनके द्वारा किया गया कालखंड विभाजन, साहित्य इतिहास का काल विभाजन जो है कब से कब तक स्वीकार किया गया है और क्या नामकरण किया गया है। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।